क्या आपको पता है कि भारत की लोकसभा में जितने भी नेता हैं उसका 43% यानी 43% वर्तमान लोकसभा 2019 में जो चुने गए नेता हैं वो क्रिमिनल्स हैं। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर 143 क्रिमिनल बैठे हुए हैं। ये चुने हुए नेता हैं और मंत्री हैं। क्या आपको पता है कि भारत में कुल जितने भी एमपी और एमएलए हैं उसमें से 2500 एमपी एमएलए जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल उसे कहता है जिसके खिलाफ पुलिस ने जांच बिठाई है, सबूत मिले हैं और उसने खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग भारत को चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश, मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए एक फैसले पर जिसके जरिए उत्तर प्रदेश और भारत की सभी जो पार्टियां हैं उन पर जुर्माना लगाया गया है। किसी पर 5 लाख रुपए, किसी पर 10 लाख रुपए, किसी पर 3 लाख रुपए, किसी पर 2 लाख रुपए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इससे पहले आपको कुछ डाटा बताता हूं मैं। आपको पता है कि पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे 403 विधानसभा सीटों पर, उसमें से 143 लोग ऐसे चुने गए हैं जो क्रिमिनल्स हैं, सीवियर क्रिमिनल है। किसी ने रेप किया है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने जमीनें हड़पी हैं, किसी ने कत्ल करवाया है, अपहरण करवाया है। ऐसे नेता एक उत्तर प्रदेश में यानी कि 1/3 नेता ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स है, विधानसभा में बैठ के हमारे लिए कानून बना रहे हैं। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें 43% यानी करीब 50% आधे नेता ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भारत में जितने भी एमपी और एमएलए हैं उसका 2500 ऐसे एमपी एमएलए हैं जो सीवियर क्रिमिनल्स हैं। वहीं अगर आपके ऊपर एक छोटा सा केस हो जाए या कोई मुकदमा आपके ऊपर करवा दे तो आप एक चपरासी की नौकरी नहीं पाएंगे। वहीं पर ये नेता भारत में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद यहां मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी कि आप एक सरकारी नौकरी नहीं पा सकते अगर आपके नाम पर एक केस हो जाए। वहीं ये नेता देश चला सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हम नेता चुनते हैं या गुंडे चुन रहे हैं। आज हम इसी बात पे बात करेंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश के पहले फेज के चुनाव में 25% अपराधी या क्रिमिनल्स ने चुनाव लड़ा है। एक रिपोर्ट बताती है कि क्रिमिनल के चुनाव जीतने की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। क्यों क्रिमिनल के चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होती है, हम इस पे बात करते हैं। जनता कभी नहीं चाहती है कि वो एक क्रिमिनल को चुने, एक रेपिस्ट को जिताए। कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी जो पढ़ा लिखा अधिकारी है वो कभी नहीं चाहता कि इन रेपिस्ट, इन गुंडे मवाली नेताओं के पीछे घूमे या दौड़े। लेकिन तो फिर ये जीतते कैसे हैं? तो मैं आपको बताता हूं। क्रिमिनल जो होता है, जो नेता क्रिमिनल होता है, उसकी जीतने की संभावनाएं इसलिए ज़्यादा होती हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो एक दबंग नेता होता है वो उसके पास 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला मनी, दूसरा पावर। यानी उसके पास पैसा भी होता है, उसके पास पावर भी होता है। मनी और पावर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक जो दादागिरी करने वाला गुंडा होता है। नेता जब रैली करते हैं तो शराब की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है और इनका जो व्यवस्था करने वाला है होता है गुंडा होता है। ये जो गुंडे थे ये धीरे धीरे इस बात को समझने लगे थे कि पूरी मेहनत हम करते हैं, रैली हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, पैसे हम खर्चा करवाते हैं, लेकिन नेता ये लोग बन जाते थे। इन लोगों ने धीरे धीरे नेताओं से सीट मांगना चालू कर दिया। अब होता क्या है कि जब ये नेता जीत जाते हैं तो इन गुंडों को ये ठेके दिलवाते हैं, रोड का, पुल का, मकानों का, बड़ी बड़ी चीज़ों का ठेका दिलवाते हैं जिसके जरिए ये कमीशन कमाते हैं। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी कैंडिडेट पार्टियां उतार रही हैं, ये मुख्य खबर है, इसी खबर पे बात करेंगे कि 2020 में एक खबर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था फरवरी में कि जितनी भी पार्टियां अपने कैंडिडेट को उतार रही हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य होगा कि वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि आप अगर अपने यहाँ रहते हैं तो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर प्लस एक नेशनल न्यूज़पेपर और प्लस सभी सोशल मीडिया पर ये बताना होगा कि आपने जो कैंडिडेट उतारा है उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, कितने केस चल रहे हैं, कितनी उसकी दौलत है, कितनी प्रॉपर्टी है, इन सब की बात आपको बतानी पड़ेगी। वो भी ये करने का आदेश 24 घंटे के अंदर दिया गया था कि आपको 24 घंटे के अंदर बताना होगा कि वो आपका जो नेता आपने खड़ा किया है वो क्रिमिनल है, कैसा है, इसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। वोटिंग होने वाली है
और एक फेज हो भी चुका है। आप याद करिए और बताइए मुझे कि कौन से न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया साइट पर कौन सी पार्टी ने आपको ये बताया है कि उसने जो नेता आपके ज़िले में उतारा है वो क्रिमिनल है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसकी दौलत क्या है? किसी ने आपको बताया? नहीं बताया। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट जिनका नाम था ब्रजेश मिश्रा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने एक पीआईएल दायर की और उसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की गई है, क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब चुनाव होंगे तो सभी पार्टियों को एक एफिडेविट देकर बताना होगा कि उनके जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उन पर कितने मुकदमे हैं, कितने चार्जेस हैं, कितनी प्रॉपर्टी, ये बताना होगा। लेकिन हैरानी की बात, भारत में हर मुद्दे पर पार्टियां बटी होती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सभी पार्टियां एक रही और सभी में, किसी भी पार्टी में, जितनी भी पार्टियां भारत के अंदर है, किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट के बारे में क्रिमिनल रिकॉर्ड को नहीं जारी किया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी की और सभी पार्टियों पर कोर्ट की अवमानना को लेकर एक मुकदमा दायर किया। और इस मुकदमे में किसी से 5 लाख रुपए जुर्माना लिया गया, किसी ने 10 लाख रुपए जुर्माना लिया गया। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जुर्माना सभी पार्टियों ने धीरे धीरे से भर दिया, चोरी चोरी से। लेकिन आज तक किसी पार्टी ने यह घोषणा नहीं की कि उसने जो कैंडिडेट उतारा है उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस है या उसकी प्रॉपर्टी कितनी है। ये सब चीज़ें नहीं हैं। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यह आपका पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन जिन पार्टियों के लिए आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से घंटों बहस करते हैं, कभी कभी तो ये बहस लड़ाई का रूप ले लेती है और हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। कभी आपने अपनी पार्टियों से भी एक बार पूछा है कि वो उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर केसेस क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है? इस बारे में अभी कभी आपने सोचा है? आपको सोचना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जिस राज्य में नेता अपना इंटरेस्ट दिखाना चालू करता है वो राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बर्बादी का मुख्य कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। समझिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हर तरह की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इसीलिए नेताओं सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ जीतना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता चुने जाते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 भ्रष्टाचार में आता है, रेप के मामले में नंबर 1 आता है, दंगा कराने के मामले में नंबर 1 आता है, भ्रष्टाचार करने के मामले में नंबर 1 आता है। कारण है कि यहाँ पर चुने गए नेता भी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। वहीं आप छोटे राज्यों को देखिए, जैसे सिक्किम को ले लीजिए, जहाँ पर 1 सीटें हैं, 2 सीटें, छोटे छोटे राज्य हैं। ऐसे राज्य भारत में सबसे शांतिप्रिय राज्य, आपने पता, सिक्किम जो है सबसे शांतिप्रिय राज्य है, क्योंकि वहाँ पर 1 सीट है, वहाँ पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो शांतिप्रिय है। मीडिया बिक चुकी है। जैसे कि कोई बिल पे बात करनी हो, जैसे FCRA बिल था तो शांति से पास करा लिया सभी पार्टियों ने। पार्टी फंडिंग की बात हो तो सभी पार्टियां एक हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट बिल की बात हो तो वहाँ मीडिया के पास टाइम ही नहीं रहता। मीडिया के पास है दंगे भड़काना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, धर्म, जाति, इसी पर आपको न्यूज़ दिखाती रहती है। लोगों को लगता है कि उनकी जाति का नेता जीत जाएगा तो उनकी बहुत मदद करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सालों से लोग अपनी जाति के नेता को वोट देते चले आ रहे हैं और देख रहे हैं कि वो जिस कंडीशन में पहले थे वो उसी कंडीशन में आगे आज भी है, क्योंकि नेता अपने जो खास गुर्गे होते हैं 10, 20, 50 लोगों को अच्छी नौकरियां दिलवा देता है, कहीं ठेके दिलवा देता है, कुछ चुनिंदा लोगों को काम करवा देता है। जो गरीब जनता है वहीं की वहीं रह जाती है। नेता बड़े लोगों को ठेका दिलाते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, इससे काम चलता है। आप देखेंगे जो हमारा युवा है ये नेताओं के चक्कर में सारा दिन हिंदू मुस्लिम करता रहता है। और आप इस बात को बहुत महसूस करेंगे, जो भी लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं वो मुख्य रूप से बेरोजगार होंगे, या उनके पास कोई काम नहीं होगा, या उनके फ्यूचर में कोई गोल नहीं होगा। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इन चीज़ों से बहुत दूर रहता है। जो लोग मेजॉरिटी में है यानी बहुसंख्यक में हैं, उन लोगों को उनके नेता इस बात से डराते हैं कि अगर ये जो माइनॉरिटी लोग हैं अगर ये ऊपर आ गए तो तुम्हें खत्म कर देंगे। वही माइनॉरिटी नेता जो मुस्लिम नेता है वो इस बात को लेकर मुस्लिम समाज को डराता है कि अगर तुमने हमें नहीं जिताया तो जो बहुसंख्यक में हिंदू बैठे हैं ये तुम्हें खा जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक इतने दिन से इतिहास चला, ऐसा किस भी नहीं रहा कि किसी ने कोई नेता आपका विरोधी जीत गया हो और उसने आपको मरवा दिया हो। जहाँ तक माइनॉरिटी की बात आती है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, माइनॉरिटी की बात ही करें तो भारत के अंदर 0.06% माइनॉरिटी, यानी कह सकते हैं कि 50,000 भी माइनॉरिटी में पारसी नहीं है। पारसी जाति की 50,000 जनसंख्या भारत में नहीं है, वो माइनॉरिटी है। जैन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है,
ये सब माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम भी माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन माइनॉरिटी की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा विद्वान जो माइनॉरिटी है वो पारसी है। वो कभी भी किसी धर्म के मामले में लड़ाई नहीं करती है। जैनों को देख लिए, इनकी जनसंख्या उत्तर भारत के अंदर 0.04% है और जैन भारत में सबसे अमीर हैं, सबसे पैसे वाले हैं, सबसे समृद्ध हैं। इससे ये पता लगता है कि माइनॉरिटी का इस्तेमाल भी उनके नेता वोटिंग के लिए कर रहे हैं और मेजॉरिटी का इस्तेमाल भी उनको डर दिखाकर मेजॉरिटी के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। माइनॉरिटी का नेता अगर सिर्फ अपनी जात को या अपने धर्म को लेकर चलेगा तो कभी बड़ा नेता नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसके लिए उसे सभी धर्मों को लेकर साथ चलना होगा। नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, काले थे, उन पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया। उसके बाद भी जब उन्होंने वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सबके लिए, काले और गोरे सबके लिए बराबर कानून बनाए। आपको कोई मीडिया ये नहीं बताएगा कौन सा नेता क्रिमिनल है, कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहा है। आपको एक बात देखना कि आपको अगर एक जोड़ी जूते खरीदना है तो आप कितना रिसर्च करते हैं, घंटों उस जूते को देखते हैं, बार बार कंपनी का नाम चेक करते हैं। एक जूता खरीदने के लिए आप घंटों उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन आप कभी ये रिसर्च नहीं करते कि आप जिस नेता को वोट देने जा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। आप सिर्फ 1 मिनट अपना खर्चा करें तो अपनी विधानसभा का नेता के पूरे बायोडाटा का पता लगा सकते हैं। जैसे आप जाना वेबसाइट पे, नाम है www.myneta.info। इस पर जाकर आप अपने नेता का नाम डालिए, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, उसके नाम कितने चार्जेस है, उसकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, उसने कैसे बनाया, उसकी पत्नी के नाम कितनी प्रॉपर्टी, चल प्रॉपर्टी कितनी है, अचल प्रॉपर्टी कितनी है, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन आपको ऐसी जानकारियाँ नहीं पता और ना ही आप चेक करते हैं। अगली वेबसाइट नेशनल इलेक्शन वॉच, इस पर भी जाइए। सिर्फ आपके अपने विधानसभा के लीडर का नाम डालना है, वो पूरा डाटा आपको दे देता है। आप अपने नेता के बारे में सब जान सकते हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की। एक पढ़े लिखे युवा का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने लीडर जिसको वो चुन रहा है उस पर ध्यान रखे कि वो कैसा है, उसकी मानसिकता कैसा है। इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कि युवाओं को लेकर सरकारें बहुत सीरियस नहीं होती है। कारण समझिए, सबसे जरूरी होता है वोट देना। यंग जनरेशन वोट देने में विश्वास नहीं करती। जो नौजवान वर्ग है ये वोटिंग के लिए इतना उत्साहित नहीं होता है। आपने देखा होगा कि सभी पार्टियां किसानों पर बात करेंगी, सब चीज़ों पर बात करेंगी, लेकिन वो बेरोजगारी पर बचती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि युवा वोटिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए जब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है उसमें युवाओं को बहुत इग्नोर किया जाता है। आप देखेंगे महिलाओं को लेकर कोई बात नहीं की जाती है। कारण है कि वो उन्हें पता है भारत में 48% महिलाएं हैं, लेकिन अगर नेताओं में विधानसभा लोकसभाओं में जिनकी संख्या देखें तो केवल 2.2% इनकी जनसंख्या है। इससे पता लगता है कि महिलाओं के लिए भी इसीलिए नियम और कानून नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका भी जो प्रपोर्शन होना चाहिए राजनीति में वो बिल्कुल कम है। उन्हें पता है कि महिलाएं अपने पतियों के कहने पर ही वोट करती हैं, इसीलिए वो मुख्य रूप से मर्दों को अपनी वोटिंग में शामिल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनको कन्विंस कर दिया तो उनके परिवार का वोट भी उन्हें मिल। जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो चाहे हम जितनी दूर रहें, दिल्ली हो, मुंबई हो या विदेश में हो, तो हम वहाँ से आते हैं उन्हें देखने के लिए। अगर हम ये सोच लें कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, जो करना है डॉक्टर का ही करना है, ऐसा तो नहीं सोचते हम आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं। यही हमारा लोकतंत्र है। हम कहीं भी रहें वोट जरूर करें। आज का युवा जितना भी वर्ग वोट नहीं करता वो एक तरह से देशद्रोही है। लोकतंत्र में जो वोट नहीं देते उनको देशद्रोह से कम का दर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट ना देना एक गलत प्रत्याशी को हरा सकता है या जिता सकता है। एक सही प्रत्याशी को हरा भी सकता है, एक गलत को जिता भी सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अधिक से अधिक वोट करें। इस देश को संभालना युवाओं की जिम्मेदारी है। किसी भी नेता को जिसकी जाति, धर्म ये देखने से पहले उसके बारे में से रिसर्च करें। ये पढ़े लिखों का एक पहचान होती है, ना कि किसी के कहने पर पीछे चल देना। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।